नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप भी कहते हैं। और नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान मिलता है किसका, नागरिकता का। इससे मैंने पिछली वीडियो में भाग 1 की बात की थी और मैंने बताया था भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया था, जिसमें मैंने अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ाए थे। हम भाग 2 की बात कर रहे हैं और भाग 2 में मैंने बताया है नागरिकता का प्रावधान है और यहाँ अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ने हैं हमें। इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे कि नागरिकता किसे कहते हैं। तो यह मनुष्य की स्थिति का नाम है जिससे मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है जिस व्यक्ति के पास नागरिकता होती है उसे नागरिक कहा जाता है। अब नागरिक की विशेषता क्या होती है? तो ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं और राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। आगे बात करें हम इसमें, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एकल या इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमने लिया कहाँ से है? तो ब्रिटेन से लिया है। या हम ऐसे कह सकते हैं भारत में ब्रिटेन के समान नागरिकता है। और एकल या इकहरी नागरिकता की विशेषता क्या होती है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वो भारत के प्रत्येक राज्य का नागरिक होगा। इसके बाद हम बात करें अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और दोहरी नागरिकता कैसी है? यहाँ पे एक फेडरेशन यानी संघ की नागरिकता होती है और दूसरी स्टेट यानी राज्य की नागरिकता होती है। तीसरी बात करें स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता? तो तिहरी नागरिकता। और मैंने बताया था स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और स्विट्जरलैंड में नागरिकता कैसी है? तो तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बात करें, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद का भी कौन सा मंत्रालय होता है? तो गृह मंत्रालय होता है। इसका मतलब यह है कि भारत में नागरिकता से संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया। दूसरी बात करें, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है और इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कई बार संशोधन किया जा चुका है। जैसे हम बात करें 1986 में इसमें बदलाव किया गया है, 1992 में बदलाव किया गया, फिर 2003 में किया गया है, उसके बाद 2005 में किया गया, उसके बाद 2015 में किया गया और थोड़ा सा जो बदलाव है वो 2019 में भी इसमें किया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, इसके तहत जो भारत की नागरिकता वो कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है? तो 5 प्रकार से। 2 क्वेश्चन यहाँ से बड़े बेहतरीन बनते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1955 में पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तो 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं वो 5? एक है जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, तीसरा आधार है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, चौथा देशीयकरण के आधार पर नागरिकता और 5वां है भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता। इन 5 को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है इसमें जन्म के आधार पर नागरिकता। इसमें लिखा है यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में होता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब यह है जिस समय पर संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उस दिन या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक होगा। नागरिकता के इस आधार का दुरुपयोग हुआ। और दुरुपयोग कैसे हुआ? जैसे कि कुछ विदेशी महिलाएं भारत में कुछ समय के लिए आती थी और यदि वो किसी बच्चे को जन्म देती थी तो उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाता था, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन जब इसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ तो इसमें एक संशोधन किया गया 1986 में और इसमें एक प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का क्या हो? नागरिक हो। दूसरी बात करें हम वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर हुआ है, वंश का मतलब है अपने वंशजों के आधार पर नागरिकता ली जाएगी,
और उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का क्या हो, नागरिक हो, तो वो व्यक्ति अपने वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन इसमें भी एक बार संशोधन हुआ 1992 में, और इसमें एक प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता दोनों में से कोई एक भारत का क्या हो, नागरिक हो। इसका मतलब ये है वंश परंपरा के आधार पर जो पहले नागरिकता दी जाती थी वो पिता के आधार पर दी जाती थी। लेकिन जब 1992 में संशोधन किया गया तो माता या पिता दोनों के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। किसमें? वंश परंपरा के आधार पर। नेक्स्ट बात करें हम पंजीकरण द्वारा नागरिकता। इसमें क्या है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे दी जाती है? तो इसके कई आधार हैं, जैसे कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन से पूर्व, आवेदन का मतलब है जिस समय पर उसने रजिस्ट्रेशन कराया है या पंजीकरण कराया है उससे पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो, तो वो व्यक्ति बाई रजिस्ट्रेशन के भारत की नागरिकता ले सकता है। दूसरा प्रावधान क्या है, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, या तो वो महिला है या कोई पुरुष है और भारतीय नागरिक से विवाह करता है जो आवेदन से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो, तो वो भी भारत की नागरिकता ले सकता है। तीसरा प्रावधान क्या है कि भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग या अवयस्क बच्चे होते हैं उनको भी पंजीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। नाबालिग या अवयस्क का मतलब है जिनकी आयु 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। इसमें क्या प्रावधान है, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है, वयस्क का मतलब है जिसकी आयु 18 वर्ष है और लगातार 10 वर्षों तक भारत में निवास कर रहा है, तो वह देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत का नागरिक बन सकता है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन अगर बन जाए कि देशीयकरण के आधार पर नागरिकता लेने के लिए कितने वर्ष भारत में रहना पड़ता है, तो 10 वर्ष में रहना पड़ता है। लेकिन इसमें एक और प्रावधान है कि जो व्यक्ति देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता लेता है उसको जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं उनमें से किसी एक भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता। इसका मतलब क्या है, भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो स्वयं भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। इसका मतलब ये है यदि भारत सरकार किसी विदेशी भूभाग को भारत में शामिल करती है और उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो भारत के स्वतः ही क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा सिक्किम। सिक्किम मैंने बताया था भारत का हिस्सा नहीं था, इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, मैंने अभी बताया है कि भारत में जो नागरिकता ग्रहण की जाती है वो 5 प्रकार से की जाती है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की नागरिकता का समापन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से हो सकता है। भारत की नागरिकता ग्रहण कितने प्रकार से की जाएगी, तो 5 प्रकार से, और समापन कितने प्रकार से होगा, तो 3 प्रकार से होगा। जिनमें पहला प्रकार क्या है, पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। इसका मतलब यह है, मैंने बताया है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा आधार है नागरिकता का स्वयं से परित्याग करने पर। इसका मतलब यह है कोई भारतीय व्यक्ति अपनी इच्छा से ही भारत की नागरिकता का त्याग करता है तो उस स्थिति में भी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना। वंचित का मतलब होता है नागरिकता को छीन लेना, और छीनने के आधार क्या होंगे सरकार के द्वारा, जैसे कि पहला है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। अनिष्ठा का अर्थ होता है संविधान की बुराई करना या संविधान का वफादार न होना। दूसरी है युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना। शत्रु देश का मतलब है जो दुश्मन देश है, उसका मतलब यह है कि यदि भारत का किसी देश के साथ में युद्ध होता है उस दौरान अपने देश की सहायता ना करके जो विपक्षी देश है उसकी सहायता करना, उस स्थिति में भी भारत सरकार उसकी नागरिकता क्या कर लेगी, छीन लेगी। तीसरा आधार है गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया यदि बाई रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के तहत नागरिकता लेनी है तो भारत में 7 वर्ष रहना पड़ता है, और यदि देशीयकरण के आधार पर लेनी है तो 10 वर्ष रहना पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है
कि वो 7 वर्ष या 10 वर्ष पूरे समय भारत में नहीं रहा और उसने झूठ बोलकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, और बाद में जैसे उसका पता लगेगा कि इसने गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार क्या कर लेगी, छीन लेगी। तीसरा है लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता से भारत सरकार क्या कर देगी, वंचित कर देगी। क्वेश्चन ठीक है कि कितने वर्ष भारत से बाहर रहने पर नागरिकता से वंचित किया जाता है, तो 7 वर्ष बाहर रहने से भारत की नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। और नेक्स्ट है इसमें भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुष से शादी करने पर भी भारत की नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। इसके बाद मैंने बताया कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक मैंने उसे बताया है। इन अनुच्छेदों की हम बात करें, अनुच्छेद 5 में लिखा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका मतलब ये है कि जिस समय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में था वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 की बात करें हम, पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। परिवर्जन का मतलब होता है निवासियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसका मतलब यह है कि विभाजन के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 6 के तहत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 की बात करें तो पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। इसका मतलब यह है कि विभाजन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर दोबारा भारत आते हैं तो उन्हें किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता दी जाएगी, तो अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 की बातें करें, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि भारतीय मूल का मतलब है कहीं ना कहीं उनके वंशज कहाँ के रहे होंगे, भारतीय रहे होंगे और उनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो वो व्यक्ति भारत आकर अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 9 की बात करें, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैंने अभी बताया भारत में एकल नागरिकता है। इसका मतलब यह है जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और इस बात का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 9 में है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, अनुच्छेद 10, इसमें लिखा है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब यह है कि संसद जिन विधि या कानून के तहत नागरिकता देती है उसी विधि या कानून को समाप्त कर कर नागरिकता छीन भी सकती है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों के बने रहने की बात की गई है। अनुच्छेद 11 की बात करें, खास पॉइंट यहाँ से बनता बहुत, संसद को नागरिकता से संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। मैंने स्टार्टिंग में ही पॉइंट बताया था कि नागरिकता से संबंधित विधि या कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। और यह अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही है और इस टॉपिक की जो PDF है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी।